देवपुरा गांव एक शांत और खूबसूरत गांव, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की मीठी चहचहाहट और खेतों की हरियाली से होती है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा चौराहा है, जहां हर दिन लोगों की चहल पहल लगी रहती है। और इसी चौराहे पर हर सुबह सबसे पहले अपना ठेला सजाता है मेहनती और ईमानदार लड़का विक्रम। विक्रम हर दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करता है। चलो भाई विक्रम, आज का दिन भी नई मेहनत और नए स्वाद के नाम भगवान का नाम लेकर करते हैं शुरुआत। विक्रम अपने ठेले पर बर्तन सजाता है, कोयले की आंच तेज करता है और ताजे मसालों की खुशबू हवा में घुलने लगती है। विक्रम के ठेले की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी ढाबा स्टाइल मटन करी। मसालों का वो जादुई तड़का और धीमी आंच पर पका गोश्त, जिसकी महक दूर दूर तक लोगों को खींच लाती थी। आहा, विक्रम भाई, तुम्हारे ठेले के पास आते ही जो मसालों की खुशबू आती है ना, कसम से पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। बस दादा, ये सब तो आप लोगों का प्यार है। लाइए प्लेट, गर्मा गर्म परोसता हूँ। विक्रम सबको मटन करी दे देता है और लोग बड़े मजे से खाने लगते हैं। तभी खाते खाते एक ग्राहक बोल पड़ता है, वाह, ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। विक्रम, तेरे हाथों में तो जादू है भाई। विक्रम का खाना जितना लाजवाब था, उसका दिल भी उतना ही बड़ा था। दोपहर तक उसके ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लग जाती थी। उसी समय ठेले से थोड़ी दूर एक गरीब बच्चा फटे कपड़ों में खड़ा ललचाई नजरों से खाने को देख रहा था। विक्रम की नजर उस पर पड़ती है। ऐ छोटू, इधर आ। बच्चा ठेले के पास जाता है। सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? ले, आराम से बैठकर खा। पर मेरे पास पैसे नहीं है भैया। अरे पैसे किसने मांगे? ये विक्रम भाई की तरफ से है। जब भी भूख लगे बेझिझक यहाँ आ जाया कर। बच्चा खुशी खुशी खाने लगता है। विक्रम उसे देखकर एक गहरी संतुष्टि महसूस करता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाइयाँ भी गहरी होती हैं। देवपुरा गांव में सिर्फ विक्रम ही मटन नहीं बेचता था। उसी चौराहे के दूसरी तरफ थे कालू और फकीरा। देख रहा है फकीरा, उस कल के लौंडे विक्रम की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं है और यहाँ हमारे गोश्त पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। हाँ भाई कालू, जब से ये विक्रम यहाँ आया है, लोग हमारी दुकान का रास्ता ही भूल गए हैं। सारा का सारा गांव उसी के ठेले पर जाकर बैठ जाता है। विक्रम की बढ़ती लोकप्रियता कालू और फकीरा की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थी। ईर्ष्या अब नफरत में बदल रही थी। सुन फकीरा, अगर ये विक्रम ऐसे ही चलता रहा ना, तो याद रख, एक दिन हमारा धंधा पूरी तरह चौपट हो जाएगा। हमें कटोरा लेकर सड़कों पर बैठना पड़ेगा। बात तो तू सही कह रहा है। इस विक्रम के ठेले का कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, वरना हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। शाम ढलने को थी। भीड़ कुछ कम हुई थी। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान दादा शंकर अपनी लाठी टेकते हुए विक्रम के पास आए। जीता रहे विक्रम बेटा, आज फिर तेरे खाने की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई। अरे दादा, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मुझे बुलवा लिया होता, मैं घर खाना पहुंचा देता। बेटा, तेरी शोहरत पूरे गांव में फैल रही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जैसे जैसे इंसान कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं। अपनी मेहनत और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना, यही तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। आपकी बातें पत्थर की लकीर हैं दादा। मैं कभी बेईमानी का एक पैसा नहीं कमाऊंगा। अगले दिन विक्रम का ठेला और भी ज्यादा मशहूर हो गया। दादा शंकर के आशीर्वाद से मानो विक्रम में नई ऊर्जा आ गई थी। अब आसपास के गांवों से भी लोग उसकी ढाबा स्टाइल मटन करी खाने आने लगे। अरे विक्रम भाई, 2 प्लेट जल्दी पैक कर दो। भाई मेरी बारी कब आएगी? आधा घंटा हो गया खड़े खड़े। ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। विक्रम के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकान की जगह सिर्फ चमक थी।
वहीं दूसरी तरफ दूर खड़े कालू और फकीरा की आंखों में इंतकाम की आग और भड़क उठी थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। गांव के लोग सो चुके थे, लेकिन कालू और फकीरा की आंखों से नींद गायब थी। विक्रम की तरक्की की आग में जलते हुए दोनों एक सुनसान जगह पर बैठे एक खौफनाक साजिश रच रहे थे। बहुत उड़ रहा है ना वो विक्रम। अब उसके पर काटने का वक्त आ गया है। ऐसा झटका देंगे कि जिंदगी भर मटन करी का नाम नहीं लेगा। तभी फकीरा अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकालता है और बोलता है, और ये पुड़िया करेगी हमारा काम आसान। ये वो दवा है कालू, जिसे खाने के बाद इंसान की ऐसी तबीयत बिगड़ेगी कि वो सीधा अस्पताल ही जाकर रुकेगा। शाबाश फकीरा, कल उसके पतीले में ये दवा मिला देंगे, फिर देखते हैं कौन उसके ठेले पर आता है। अगली दोपहर विक्रम के ठेले पर हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। विक्रम ग्राहकों को खाना परोसने में इतना मगन था कि उसे अपने आसपास का कुछ होश ही नहीं था। यही वो मौका था जिसका कालू और फकीरा इंतजार कर रहे थे। कालू झूठी मुस्कान के साथ विक्रम के पास जाता है। अरे विक्रम भाई, मान गए उस्ताद। क्या खुशबू आ रही है, जरा हमें भी तो बताओ, कौन सा जादुई मसाला डालते हो? अरे कालू भाई, कोई जादू नहीं है, बस साफ नीयत और ताजे मसाले का कमाल है। कहो तो एक प्लेट लगा दूं? जब विक्रम कालू से बात करने के लिए मुड़ा, ठीक उसी पल फकीरा दबे पांव पीछे से आया। उसने बड़ी चालाकी से वो पुड़िया खोली और पूरा पाउडर खौलती हुई मटन करी के पतीले में मिला दिया और वहां से चुपचाप खिसक लिया। साजिश अपना काम कर चुकी थी। हर रोज की तरह उस दिन भी रामू ने विक्रम के ठेले पर आराम से मटन करी खाई, पैसे चुकाए और बेफिक्र होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे पेट में आग लग रही है। हाय राम, आज विक्रम ने ऐसा क्या खिला दिया, मेरी जान निकल रही है। रामू की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे उल्टियां होने लगीं और उसके घर वालों के होश उड़ गए। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। विक्रम के खाने में जहर है, विक्रम लोगों को बीमार कर रहा है। ये बातें सुनकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और एक बड़ी भीड़ विक्रम के ठेले की तरफ दौड़ पड़ी। धोखेबाज, तू हमें जहर खिला रहा है। रामू की हालत खराब है तेरे खाने की वजह से। अरे भैया, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैं तो रोज वही ताजे मसाले इस्तेमाल करता हूँ। मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। चुप कर झूठे, आज के बाद तेरा ये ठेला इस चौराहे पर नहीं लगेगा। तभी भीड़ को चीरते हुए गांव के मुखिया रघुवीर सिंह वहां पहुंचे। मुखिया जी गांव के सबसे कड़क और इंसाफ पसंद इंसान माने जाते थे। उनके आते ही सब शांत हो गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है विक्रम? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पूरा गांव तेरे खाने की वजह से खतरे में पड़ गया है। मुखिया जी, आप तो मुझे जानते हैं, मैं बेईमानी का एक निवाला नहीं खाता। दूसरों को जहर कैसे खिला सकता हूँ? जब तक इस बात की पूरी जांच नहीं हो जाती, तेरा ठेला बंद रहेगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। मुखिया का फैसला सुनकर विक्रम पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। भीड़ उसे गालियां देते हुए वहां से चली गई। कल तक जहां ग्राहकों की लाइन लगती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा और विक्रम के आंसू थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? विक्रम खुद को पूरी तरह से अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा सपना टूटकर बिखर रहा था। शाम हो चुकी थी। विक्रम अकेला एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। वो गांव के दादा शंकर थे। मत रो मेरे बच्चे, सोने को कुंदन बनने के लिए आग से गुजरना ही पड़ता है। पर दादा, मुझ पर चोरी और धोखे का इल्जाम लगा है। अब मैं किसी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? झूठ के पैर नहीं होते विक्रम। मुझे तेरी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है।
तो हिम्मत मत हार। याद रख, रात कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। सच्चाई एक दिन सबके सामने आकर रहेगी। मुखिया रघुवीर सिंह सिर्फ सख्त ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी थे। कल विक्रम की आंखों में उन्हें एक बेगुनाह के आंसू और सच्चाई साफ नजर आई थी। मुखिया जी को यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। विक्रम ऐसा लड़का नहीं है जो चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खेले। जरूर इसके पीछे किसी की गहरी चाल है। मुझे असली गुनहगारों को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। अगली सुबह मुखिया जी ने एक होशियारी भरा जाल बिछाया। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को पूरे गांव में मुनादी करने का आदेश दे दिया। मुखिया का एक आदमी बाजार में गया और जोर जोर से सबको ये खबर सुनाने लगा। सुनो 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 गांव वालों, मुखिया जी का आदेश है कि कल से विक्रम का मटन का ठेला फिर से उसी चौराहे पर लगेगा। जांच पूरी हो चुकी है। ये खबर सुनकर गांव वाले तो हैरान थे ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा कालू और फकीरा को। उनकी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कालू और फकीरा बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने तय किया कि वो इस बार ऐसा खेल खेलेंगे कि विक्रम गांव से ही भाग जाए। रात का समय था। विक्रम अपना ठेला वहीं चौराहे पर खड़ा करके घर जा चुका था। चल फकीरा, आज रात ही उसके मसालों के डिब्बे में ये पूरी पुड़िया मिला देंगे। कल जो भी खाएगा सीधा अस्पताल जाएगा। कालू और फकीरा दबे पांव विक्रम के ठेले के पास पहुंचे, लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानते थे कि अंधेरे में मुखिया जी और कुछ गांव वाले पहले से ही छिपकर उन पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही फकीरा ने मसालों का डिब्बा खोला और कालू ने उसमें दवा मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, पकड़ लो इन गद्दारों को। अचानक चारों तरफ से टॉर्च की तेज रोशनी कालू और फकीरा के चेहरों पर पड़ी। गांव वालों ने दौड़कर दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। कालू के हाथ से पुड़िया जमीन पर गिर गई। रंगे हाथों पकड़े जाने पर कालू और फकीरा के पसीने छूट गए। भीड़ का गुस्सा देखकर उनकी बोलती बंद हो गई। हमें माफ कर दो मुखिया जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें छोड़ दो। हाँ मुखिया जी, विक्रम की बढ़ती कमाई और ग्राहकों की भीड़ देखकर हम जल भुन गए थे। हमारा धंधा ठप हो रहा था, इसलिए हमने ही उसके खाने में दवा मिलाई थी। विक्रम बिल्कुल बेगुनाह है। पूरी सच्चाई जानकर गांव वालों का खून खौल उठा। जिस विक्रम को उन्होंने गालियां दी थी, आज उन्हें उस पर तरस आ रहा था। तुम दोनों ने सिर्फ विक्रम के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि पूरे गांव की जान खतरे में डाली है। आज से तुम्हारा ठेला जब्त किया जाता है। मुखिया के फैसले से पूरा गांव चुप हो गया। सबकी नजरें अब विक्रम पर थीं। विक्रम बेटा, मुझे और पूरे गांव को माफ कर दे और कल से तेरा ठेला पूरे सम्मान और शान के साथ इसी चौराहे पर लगेगा। आप सबका दिल से धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से इतना सम्मान मिलेगा। मैं वादा करता हूँ, हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। अगले दिन देवपुरा गांव की सुबह में एक अलग ही रौनक थी। विक्रम का ठेला फिर से सज चुका था। कोयले की आंच और ढाबा स्टाइल मटन करी की वो जादुई खुशबू फिर से हवाओं में तैर रही थी। अरे विक्रम भाई, आज तो 2 प्लेट जमकर खाऊंगा। तेरे खाने का स्वाद तो मैं बीमार होकर भी नहीं भूल पाया। भगवान का आशीर्वाद और आप सबके प्यार से ही ये सब मुमकिन हुआ है। विक्रम की मेहनत, ईमानदारी और दादा शंकर के विश्वास की जीत हुई। अब विक्रम का ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया था और वो बन गया पूरे देवपुरा गांव का सबसे चहेता और इकलौता मटन वाला।